आपको मंदाकिनी याद है? राम तेरी गंगा मैली मूवी से। वही मंदाकिनी जिन्होंने 80s के टाइम में ऑन स्क्रीन ब्रेस्ट फीडिंग और ट्रांसलूसेंट वेट साड़ी वाले सीन्स को नॉर्मलाइज कर दिया था। लोग दीवाने थे, इतना कि बुढ़े होने के बाद भी ऋषि कपूर मंदाकिनी का वो वीडियो नहीं भूल पाए। पर फिर मंदाकिनी एकदम ही गायब हो गई। रीजन था दाऊद इब्राहिम के साथ एक फोटोग्राफ। दाऊद इब्राहिम तो बॉम्बे ब्लास्ट का मेन अक्यूज था और इस एक गलती ने एक अल्ट्रा फेमस एक्ट्रेस का करियर बर्बाद कर दिया। कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वो बॉम्बे ब्लास्ट से रिलेटेड किसी भी इंसान के साथ कोई काम करे, पर मंदाकिनी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेजर गलतियां करी हैं। शक्ति कपूर का ऑन कैमरा कास्टिंग काउच केस हो या शाइनी आहूजा का रेप केस या साजिद खान का मी टू एक्यूजेशन, बॉलीवुड में बहुत से आपे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स हु डिस्ट्रॉयड देयर करियर्स। मैं इंट्रो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है गोविंदा। कैसे एक सुपरस्टार टॉप पर जाकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, गोविंदा इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। आजकल सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां वो छोटे छोटे टाउन्स में स्टेज पर डांस करते नजर आते हैं। लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक टाइम था जब गोविंदा सिर्फ 21 साल की उम्र में एक साथ 75 फिल्म साइन कर रहे थे। उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इतनी फास्ट ग्रो हुई कि उनको अमिताभ बच्चन जी से कंपेयर किया जा रहा था। ओवरनाइट सुपरस्टार बनने का अगर कोई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है तो गोविंदा उस लिस्ट में टॉप पर आएंगे। लोग कहते थे एक गोविंदा 3 खान्स के बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। फेम सर पर चढ़ गया, सेट्स पर लेट पहुंचना रूटीन बन गया। वो कभी 3-4 घंटे तो कभी 9 घंटे लेट आते थे। रवीना टंडन ने भी बताया कि वो सेट पर रेडी होकर वेट करती थी और फिर सो जाती थी, तब भी गोविंदा नहीं आते थे। तो को एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, सब नाराज थे। 2000s के बाद इंडस्ट्री का स्टाइल चेंज हो गया। सोलो कॉमेडी हीरो फिल्म्स कम होने लगी और एंसेम्बल कॉमेडीज जैसे हेरा फेरी और गोलमाल का ट्रेंड आ गया। दिल चाहता है जैसी मूवीज भी हिट होने लगी, लेकिन गोविंदा उस ट्रांजिशन को अपना नहीं पाए। उन्हें पार्टनर जैसी फिल्म से कमबैक करने का चांस मिला, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ। जहां बाकी 90s के एक्टर्स ने अपने क्राफ्ट पे काम किया, गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और वहां भी पार्लियामेंट की 307 सिटिंग्स में से सिर्फ 37 अटेंड करना और लीड हीरो रोल से नीचे काम न करने की जिद। और तो और ताल और देवदास जैसी मूवीज को ठुकरा देना, बाबाओं के चक्कर में पड़ना, पता नहीं कौन सा माल फूक कर ये कहना कि जेम्स कैमरॉन की अवतार को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। यही सारे डिसीजंस ने उनके करियर को धीरे धीरे डुबा दिया और आज इसलिए उन्हें सस्ती गाँव की पार्टीज में नाचना पड़ रहा है। नंबर 2, अभिषेक बच्चन। 16 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में रहना, 50 से ज्यादा फिल्म्स करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अजीब बात ये है कि अभिषेक कभी अपने कंटेम्प्रेरीज के सेम लीग में काउंट नहीं किए गए। और आयरनी देखिए, बंदा बॉलीवुड रॉयल्टी से आता है, लाइक ही इज द अल्टीमेट गोल्डन चाइल्ड ऑफ बॉलीवुड। हाउएवर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे लेजेंड्स का बेटा होना ही अभिषेक का बेन भी था और बून भी। रिफ्यूजी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद शरारत, 2.5 अक्षर प्रेम के, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी मूवीज ने उनका करियर डुबा दिया। फिर एक फेज आया जहां अभिषेक ने सॉलिड कमबैक किया। मणिरत्नम की युवा, शाद अली की बंटी और बबली और गुरु ने प्रूव किया कि टैलेंट डेफिनेटली है। धूम सीरीज भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और सरकार में अमिताभ बच्चन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना भी काफी इंपैक्टफुल था। यहाँ लगा कि फाइनली जूनियर बच्चन अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्क्रिप्ट चॉइसेस फिर से रिपीटेटिव हो गई। मल्टी स्टारर्स और कॉप वर्सेस विलन टाइप रोल्स का ओवरडोज हो गया। दम मारो दम, गेम, प्लेयर्स, धूम 3 जैसे प्रोजेक्ट्स में वो मोस्टली सेकंड फिडल बनकर रह गए और अभिषेक कभी भी क्राउड पुलर नहीं बन पाए। दूसरी चीज जो मुझे लगता है उनके अगेंस्ट गई वो ये कि बॉलीवुड चेंज हो रहा था। एक्सपेरिमेंटल और रियलिस्टिक सिनेमा का टाइम आ गया था, लेकिन अभिषेक ज्यादातर बिग बजट फॉर्मूला प्रोजेक्ट्स में अटके रहे। पर हर बिग बजट मूवी किसी के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली अभिषेक को रियलाइज करना था दैट वो मोस्टली इरफान और मनोज बाजपेयी जैसे रोल्स के लिए ज्यादा बने हैं, ना कि अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन जैसे रोल्स के लिए। और अगर देखा जाए, अभिषेक ने रिसेंटली सुजीत सरकार की आई वांट टू टॉक और रेमो डिसूजा की बी हैप्पी में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपने ये मूवीज देखी नहीं है तो जरूर देखिए, यू विल थैंक मी लेटर। नंबर 3, परिणीति चोपड़ा। बॉलीवुड के लिए परिणीति काफी एक मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी टाइप एक्ट्रेस रही हैं। उनमें टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनने का पोटेंशियल था, पर वो कहीं खो सा गया। अर्ली फिल्म्स जैसे इश्कजादे, शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी में परिणीति ने क्लियरली दिखाया कि एक्टिंग टैलेंट है। लेकिन फिर करियर थ्रेटनिंग डिसीजंस का दौर शुरू हो गया छोटी चोपड़ा सिस्टर के लिए। सबसे पहला बड़ा मिस्टेक वो लंबा ब्रेक था जो परिणीति ने लिया वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इंडस्ट्री में मोमेंटम ही सब कुछ होता है और जब आप पीक फेज में हो तब पॉज नहीं लेना चाहिए। इसी फेज में रिपोर्टेडली उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग फिल्म्स भी रिजेक्ट कर दी, जैसे पीकू और उड़ता पंजाब। अगर वो ये दोनों प्रोजेक्ट्स कर लेती
ऑनेस्टली करियर की ट्रेजेक्टरी काफी डिफरेंट हो सकती थी। दूसरी चीज जो मुझे लगती है प्रॉब्लम बनी वो है रोल्स का सिलेक्शन। अर्ली प्रॉमिस के बाद भी परिणीति धीरे धीरे फ्लावर पॉट या सेफ कमर्शियल रोल्स की तरफ शिफ्ट हो गई, जबकि उस टाइम ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। इस बीच आलिया भट्ट ने स्मार्टली अच्छी स्क्रिप्ट्स पिक कर ली और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली। और एक और फैक्टर था बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी। रिपोर्ट्स और डिस्कशंस में ये भी आया कि परिणीति अपनी अपीयरेंस को लेकर काफी फोकस्ड हो गई थी, जिस वजह से एक्टिंग मोमेंटम कमजोर पड़ गया। यहाँ पे परिणीति कहा कि उन्होंने वेट लूज कर रही है, लेकिन आपने विलेन के लिए वेट गेन किया, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, उसमें कोशिश जारी है। मैं इनसे सीख रहा हूँ टिप्स लेना कि कैसे वेट गेन करना है, ये मुझसे टिप्स ले रही कि कैसे वेट लूज करना है, तो ये चल रहा है आजकल। How did you inspire her to lose weight? He's such a buffoon. An honest buffoon. Who's like, Pari, you gotta lose the weight, huh? You gotta lose the weight. Is that what he said? Yeah, With a straight face. during that was it. Pari, you gotta I'm like, you can say I my don't hips talk to or my that, butt but or what do you whatever. say? Oh, little, what? Yeah, he would be like, you got a little Rubbish, I'm like, Pari. yeah, I know, here. Like, he's very critical in I don't know if About he's your like that with body? everyone. तो हाँ, एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद परिणीति ने गलत टाइमिंग, गलत स्क्रिप्ट्स और काम से बिना रीजन के ब्रेक्स लेने की वजह से अपना करियर खुद ही डैमेज कर लिया। नंबर 4, साजिद खान। एक टाइम था जब साजिद बॉलीवुड के सक्सेसफुल कॉमेडी डायरेक्टर्स में काउंट होते थे। हे बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 जैसी फिल्म्स ने उनको कमर्शियल सक्सेस दिया, पर फिर मी टू मूवमेंट की वेव इंडिया आई और वहीं से साजिद का डाउनफॉल शुरू हुआ। अक्टूबर 11 को एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने मीडियम पर एक डिटेल्ड पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो साजिद खान की असिस्टेंट डायरेक्टर थी तब उन्हें सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हरासमेंट फेस करना पड़ा। इसके बाद 2 और विमेन भी एलिगेशंस के साथ सामने आई। एक्ट्रेस रेचल वाइट ने ट्वीट्स में डिस्क्राइब किया कि एक मीटिंग के दौरान साजिद का बिहेवियर और गेज उन्हें एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल लगा। उन्होंने लिखा कि साजिद ने रेचल से उनकी बॉडी के बारे में ऑकवर्ड क्वेश्चंस भी किए। एंड ही कम्स टू मी एंड डायरेक्टली वो मतलब ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। अब जैसे वो हुआ, एक तो मैं चौंक गई बिकॉज आप मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हो। आप यू नो लाइक हाउ डू यू हैव द गट्स टू टच अ वुमन व्हेन यू इतना आप में मतलब हिम्मत कहाँ से आती हो? आप में इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। लाइक यू कांट टच अ वुमन लाइक दैट। जर्नलिस्ट करिश्मा उबदई ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि अर्ली 2000s में जब वो साजिद का इंटरव्यू लेने गई थी तो इंटरव्यू के दौरान साजिद ने अपनी पर्सनल सेक्सुअल ब्रैगिंग स्टार्ट कर दी। ये सारी एलिगेशन सामने आने के बाद साजिद खान ने स्टेटमेंट दिया कि वो हाउसफुल 4 के डायरेक्टर के पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे हैं जब तक वो एलिगेशंस क्लियर नहीं हो जाते। बाद में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में कहा कि पिछले कुछ सालों में उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उनका ब्रैश एटीट्यूड भी प्रॉब्लम था और वो हेडलाइंस के लिए सेंसेशनल बातें बोलते थे। ऑल्दो इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने बाद में बैन हटा दिया, साजिद का जो मेजर लगा चुनरी में दाग मोमेंट आया वो कभी गया नहीं। सो मच सो दैट साजिद को बिग बॉस तक में जाना पड़ गया और वहां जाने का मतलब यही है कि आपके पास ना कोई काम है और ना ठीक ठाक पैसे। इट्स सेफ टू से दैट साजिद खान का फिल्म्स में करियर कंप्लीटली खत्म हो चुका है और ये चीज ये डिजर्व भी करते हैं। नंबर 5, शाइनी आहूजा। मेरे हिसाब से बॉलीवुड का सबसे शार्प और स्टीप करियर क्रैश अगर किसी का हुआ है देन इट हैज टू बी शाइनी आहूजा। इन्होंने 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू किया था, जिसके लिए इनको बेस्ट मेल डेब्यू के अवार्ड्स 4 अलग अवार्ड फंक्शंस में मिले। फिर भूल भुलैया, गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो के बारे में आप जानते ही हो। और ये सब देख के लगा कि इंडिया को अपना सुपरस्टार ऑफ टुमारो मिल गया। लेकिन 2009 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरी स्टोरी की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। 2009 में शाइनी आहूजा को अरेस्ट किया गया रेप, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग के चार्जेस पर। एक्यूजेशन उनकी 19 साल की मेड ने लगाया था। लड़की का क्लेम था कि शाइनी ने ना सिर्फ उसके साथ रेप किया बल्कि उसको डिटेन्ड भी रखा और जान से मारने की धमकी दी। ये न्यूज ऑब्वियसली मीडिया में ब्लास्ट की तरह फैल गई। शाइनी के राइटर फ्रेंड मनीष ने बाद में बताया कि जब उन्होंने अरेस्ट की न्यूज सुनी तो वो पुलिस स्टेशन गए। वहां डीसीपी ने उनको बताया कि इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन वो कंसेंशुअल था या फोर्सफुली हुआ था ये क्लियर नहीं है। केस 2 साल तक चलता रहा। 2011 में जब मेड ने कोर्ट में टेस्टिमनी दी तो उसने अपने पहले के एलिगेशंस डिनाई कर दिए और कहा कि शाइनी आहूजा ने रेप नहीं किया था। लेकिन जज ने ये माना कि शायद वो प्रेशर में आके अपना बयान चेंज कर रही है। इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने शाइनी आहूजा को 2011 में 7 साल की सजा सुना दी। बाद में जब केस हाई कोर्ट गया तो शाइनी को बेल मिल गई। इंटरेस्टिंगली उनके फ्रेंड मनीष ने इस पूरे केस पर बाद में एक फिल्म भी लिखी जिसका नाम सेक्शन 375 था। जेल से छूटने के बाद शाइनी आजकल इंडिया में नहीं रहते, वो फिलीपींस में गारमेंट बिजनेस चलाते हैं।
हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाइनी को बॉलीवुड में वापस कभी एंट्री नहीं मिलेगी, पर कम से कम रोजी रोटी चल रही है। नंबर 6, शक्ति कपूर। ये तो मानना पड़ेगा कि शक्ति कपूर में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं थी। बंदा विलेन रोल्स, क्रीपी कैरेक्टर्स और कॉमिक पार्ट सब में कंफर्टेबल था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ऑन स्क्रीन विलेन वाली इमेज एक पॉइंट के बाद रियल लाइफ में तब्दील हो गई, और जब ये रील और रियल वाली लाइन ब्लर हो जाती है तब करियर को डैमेज होना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। शक्ति कपूर का एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ जब सुनील दत्त ने उन्हें रॉकी मूवी में एज अ विलेन कास्ट करा। उसके बाद की उनकी सक्सेस स्टोरी हम सबको पता है। फिर आया साल 2005 और उसके साथ आया एक ऐसा स्कैंडल जिसमें उनका पूरा इमेज हिल गया। इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसका वीडियो नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुआ। उस वीडियो में शक्ति कपूर एक लड़की से काम दिलवाने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगते दिख रहे थे। लाइक शक्ति ने बेसिकली लड़की से कहा दैट शी विल हैव टू डू व्हाटएवर ही आस्क्स। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 3 एक्ट्रेसेस के साथ वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। ये न्यूज ऑब्वियसली वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुई। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उनको इंडस्ट्री से बैन कर दिया और उनके घर के बाहर काफी प्रोटेस्ट हुए। अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए शक्ति ने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू भी करा और अपने डिफेंस में ये बोला कि वीडियो टैम्पर्ड था और वो अंडरकवर रिपोर्टर से पहले भी मिल चुके थे। उनका ये भी क्लेम था कि रिपोर्टर ने उन्हें रूम में बुलाने के लिए सुसाइड थ्रेट दिया था। दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स के बाद प्रूफ क्लियर नहीं हुआ और बैन इवेंचुअली रिमूव हो गया, लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था और शक्ति के करियर पे फुल स्टॉप लग गया। नंबर 7, विवेक ओबरॉय। 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से विवेक ने डेब्यू किया और आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि ये 2000s का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूज में से था। लोग जेन्युइनली फील कर रहे थे कि एक नया इंटेंस एक्टर इंडस्ट्री में आया है। ऑफर्स आने लगे, फिल्म्स मिलने लगी और लग रहा था कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है। फिर 2003 में क्यों हो गया ना के टाइम विवेक का नाम ऐश्वर्या राय के साथ लिंक होने लगा। दोनों सेट पर मिले और रिलेशनशिप की न्यूज काफी डिस्कस होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान खान का पास्ट ऑलरेडी हेडलाइंस में था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान को ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था। अब यहाँ पे विवेक ने जो स्टेप लिया मेरे ओपिनियन में वही सबसे बड़ा करियर टर्निंग पॉइंट बन गया। विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ओपनली सलमान खान पर एक्यूजेशंस लगा दिए। विवेक ने क्लेम किया कि सलमान ने उनको 41 बार फोन किया, गाली दी और ऐश्वर्या के साथ क्लोजनेस को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये न्यूज मीडिया में बहुत वायरल हुई और उसका फॉल आउट विवेक के लिए ही भारी पड़ गया। 2005 तक विवेक और ऐश्वर्या का भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद विवेक मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बोलते रहे कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा और उसका रीजन सलमान खान है। लेकिन फराह खान जैसे लोगों ने ओपनली बोला कि सलमान ने कभी उन्हें विवेक के साथ काम करने से नहीं रोका। सच क्या था वो तो सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते होंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इम्पल्सिव और इमेच्योर डिसीजन लगता है। प्लस बॉलीवुड में पब्लिकली फाइट करना रेयरली किसी के करियर को हेल्प करता है। और अब हमेशा की तरह बात करते हैं 3 स्पेशल मेंशंस की। एट नंबर 8 वी हैव कंगना रनौत। एक टाइम था जब ऑलमोस्ट सब लोग एग्री करते थे कि कंगना कंट्री की मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने करण जौहर को मूवी माफिया बोल दिया। फिर ऋतिक रोशन के साथ पब्लिक फॉल आउट नेशनल डिस्कशन बन गया और इंटरव्यूज में ऑलमोस्ट हर किसी पर अटैक्स होने लगे। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद कंगना फुल ऑन कंस्पिरेसी थियोरिस्ट बन गई और इसके बाद कंगना का करंट गवर्नमेंट के लिए एक्सट्रीम सपोर्ट, हेटफुल स्पीचेस टुवर्ड्स सर्टेन कम्युनिटीज, अनफिल्टर्ड एंड ऑफन सिली पॉलिटिकल ओपिनियंस जैसे भारत को आजादी 2014 के बाद मिली, इन सब चीजों का रिजल्ट ये रहा कि बॉलीवुड ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। एट नंबर 9 वी हैव मनीषा कोइराला। इन्होंने अल्कोहल एडिक्शन के चलते बहुत से रोल्स मिस करे और उसका नुकसान उठाना पड़ा। ऑल्दो संजू और हीरा मंडी के बाद मनीषा की गाड़ी थोड़ी ट्रैक पे आती दिख रही है। नेक्स्ट अप एट नंबर 10 वी हैव मल्लिका शेरावत। इनकी कहानी थोड़ी सैड है क्योंकि इनिशियली इन्होंने इतने स्टीमी रोल्स करे कि डायरेक्टर्स ने इन्हें टाइप कास्ट ही कर दिया और एक्सपेक्ट करने लगे कि मल्लिका बस छोटे कपड़े पहन के एक्टिंग करेंगी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी टाइप कास्ट एक्टर या एक्ट्रेस चल नहीं पाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ and have a good one.